काजल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। स्टार्ट करें? जी सर। चलिए। काजल, उत्तराखंड सिविल्स में आपकी 11वीं रैंक प्राप्त हुई है। टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से मैं सत्येंद्र आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूं। और आई थिंक ये आपका पहला अटेम्प्ट था या दूसरा अटेम्प्ट था? सर पहला अटेम्प्ट था। और मीडियम क्या था आपका? सर इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में पहला अटेम्प्ट में, और आपकी 11वीं रैंक आपकी आई है। जी। तो काफ़ी अच्छी रैंक आई है आपकी। तो काजल, थोड़ा अपने बारे में बताइए प्लीज़ हमें। जी जी सर, मेरा नाम काजल रानी है। मैं गांव गगनौली लक्सर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ सर। सर मेरी स्कूलिंग आईपी इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार से हुई है। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से किया, मतलब बीए तक तो मैंने वो भी लक्सर हरिद्वार से किया है। उसके बाद सर मैं देहरादून आ गई थी, जहाँ पर मैंने केवीपीजी कॉलेज में एनरोल किया और वहाँ से अपनी एलएलबी की पढ़ाई सर स्टार्ट की। और एलएलबी मैंने सर इंग्लिश मीडियम से की है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमें चेंज करना चाहिए। पर सर मैं कहूँगी इंग्लिश से थोड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि सर जब हिंदी में एग्जाम लिखते हैं तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। इंग्लिश में आप अटेम्प्ट जल्दी कर पाते हो क्वेश्चंस को। और दूसरा सर अवेलेबिलिटी भी जो रिसोर्सेज की है वो इंग्लिश में ज़्यादा है, आप चाहे गूगल पर सर्च कर लो या बुक्स भी अगर आप ढूंढने जाओ तो। इस वजह से सर मैंने इंग्लिश को थोड़ा प्रीफर किया इसमें। सर मैंने एग्जाम भी फिर उसमें दिया था। और सर अभी मैं वर्तमान में एलएलएम कर रही हूँ एसआरडी कैंपस टी हरिद्वार से। सर जर्नी तो इसी तरह से रही सर कि पिताजी का सपना था, तो मैंने ठान लिया था कि पिताजी का सपना मैं पूरा करूंगी, क्योंकि पिताजी चाहते थे जज बनना, पर वही है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि नहीं क्लियर कर पाए पिताजी। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं जुडिशरी करूँ। वेरी गुड। अच्छा, एग्जाम पे चलते हैं सीधा। तो आप हमें बताइए उत्तराखंड सिविल जज एग्जाम क्या होता है, और इसमें आपने कैसे कैसे आपकी किस तरह से स्ट्रेटजी रही आपकी? जी सर। सर उत्तराखंड जुडिशरी का जो एग्जाम्स होता है इसमें 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू सर। सर प्रीलिम्स की तैयारी तो सब बोलते हैं कि एमसीक्यू सबसे ज़्यादा लगाओ, पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी एमसीक्यू पर आप तब जाइए जब आपके जितने भी वेरिएंट्स में आते हैं आपने सारे को पढ़ लिए हों, कम से कम 5-6 बार। जब आप उनको पढ़ लेंगे तब उसके बाद आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए सर। सर मेंस के लिए आंसर राइटिंग मस्ट है, और पीवाईक्यू मैंने 5-6 साल के जितने भी प्रीवियस इसके क्वेश्चन थे मेंस के, उनको डाउनलोड करके उनकी फोटोकॉपी निकाल के एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया था सर। मटेरियल चाहे गूगल से निकालना हुआ या बुक से, मतलब क्योंकि सर मैं कोई कोचिंग तो ले नहीं रही थी, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। कोचिंग का ये फायदा होता है कि आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। दूसरा आंसर राइटिंग का आपको पता चल जाता है कि सही है कि नहीं, तो वो डिफिकल्टी मैंने फेस की थी अपने मेंस की तैयारी के दौरान कि मेरे आंसर सही है कि नहीं। पर वही है, अच्छा। चलो भगवान के आशीर्वाद से, जी सर, भगवान के आशीर्वाद से क्लियर हो गया, वरना मैं लास्ट तक डर रही थी कि शायद मुझे कोचिंग ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था। और सर इंटरव्यू का ऐसा रहा, इंटर मतलब आप मेंस तक तो खुद से कर सकते हो, पर इंटरव्यू के लिए तो आपको मतलब मॉक इंटरव्यू सर देने ही पड़ेंगे। इस वजह से सर मैंने फिर जब सर्च किया तो आपका मुझे नंबर मिला, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया मॉक इंटरव्यू के रिगार्डिंग सर। अच्छा, ये बताइए कि बहुत बच्चों को ना प्रीलिम्स नहीं निकलता है काजल, आपने देखा होगा। तो हाँ ऐसे जी। कोई एक कीवर्ड बताइए जिससे प्रीलिम्स निकल जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी सर। सर प्रीलिम्स में मुझे डिफिकल्टी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं एलएलबी से ही मेरा टारगेट था कि जुडिशरी क्लियर करना है। तो मैं यही कहना चाहूंगी बच्चों को कि जिस दिन आप ठान ले कि आपको जुडिशरी क्लियर करना है, बेयर एक्ट को अपना दोस्त बना ले। एक एक प्रोविजन उसकी जो प्रियम्बल होती है वहां से लेकर लास्ट तक आप पहले उसको पूरा रीड करें, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइजो सब कुछ एक एक सब सेक्शन। जब आप उसको पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद आप जब दोबारा रीडिंग लगाएंगे तो उसमें से आप ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब सारा नहीं पढ़ना है। फिर जब तीसरी रीडिंग लगाएंगे तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है सेक्शंस वो पढ़िए। और सर साथ में फिर जब ये प्रोसेस चलती रहेगी आप एमसीक्यू देखते रहिए, या तो यूट्यूब से या कोई आप प्रीफर कर सकते हैं। और उसके बाद सर जब आप अच्छे से कर लेंगे, जब प्रीलिम्स की डेट आ जाएगी तब आप आंखें बंद कर करके सेक्शंस लिखिए कि इस सेक्शन में ये है, इस सेक्शन में ये है, चैप्टर इतने हैं, ये चैप्टर यहाँ से यहाँ तक है, इस सेक्शन से इस सेक्शन तक है। जब आप ये पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं नहीं मानती कि सर प्रीलिम्स आपका रुक जाएगा, आपका 100% क्लियर होगा। और मेंस के लिए क्या करना चाहिए? आपने क्या किया था मेंस में? जी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों में बेयर एक्ट मेरा बहुत साथ दिया है, बेयर एक्ट मैंने बिल्कुल नहीं छोड़े। बेयर एक्ट प्लस जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो, और दूसरा यूट्यूब और आई रीडर की साइट, इनसे मैंने मटेरियल सारा कलेक्ट करके उनको एक जगह जॉट डाउन किया सर, लिखा।
जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे वो मैंने डाउनलोड कर लिए थे, एक एक क्वेश्चन उसका सोल्व किया, और वो भी A4 शीट में ही आपको करना चाहिए क्योंकि मेंस में जो कॉपी होती है उसमें लाइनिंग नहीं होती है सर। तो मैं A4 शीट मंगा लेती थी, वो मैंने इतने लिखे हैं, मतलब सर पेन भी इतने खाली किए बहुत ज्यादा, मैं लिखती रहती थी पूरे दिन। अच्छा, मेंस में जब हम मेंस लिख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी सर। सर सबसे पहले तो टाइम फ्रेम, आप टाइम के अकॉर्डिंग करिए, अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है तो उसको फ्लो चार्ट या वैसे करके आप सो करके आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें जो पूछा है वही लिखिए, एक्स्ट्रा लिखने का टाइम है तभी लिखना है। केसेस भी अगर पूछे हैं तो डालें, नहीं तो बाद के लिए छोड़ दें कि बाद में टाइम मिलेगा तो लिख देंगे। पूछा है तो लिखिए। और अगर नहीं आ रहा है केस याद तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही कोई भी अपनी मनगढ़ंत कोई केस डाल दें, फिर आप केस मत डालिए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें केसेस पूछे थे पर मुझे नहीं पता थे। मैं इस वजह से उनको लिख के ही नहीं आई उनमें केसेस, सिर्फ जो पूछा था वो ही लिख दिया, केस मैंने लिखा ही नहीं सर। तो ये है ओके। सर। अच्छा, ये तो हो गया। प्रेजेंट डे को लेकर क्या स्ट्रेटजी रही आपकी जी उत्तराखंड सर। में? क्योंकि सभी स्टेट से अलग एक प्रेजेंट डे का पेपर केवल उत्तराखंड में ही होता है। इसको लेकर क्या रणनीति रही आपकी? जी सर। सर प्रेजेंट डे में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और सर जितनी भी लीगल डेवलपमेंट्स होती हैं डे टू डे फील्ड में, तो उसके लिए सर मैंने ये किया था, स्टडी आई क्यू जुडिशरी चैनल है सर, वहाँ से मैं करंट में जो लीगल अपडेट्स आती है वो बताते रहते हैं, वो मैं लिखती रहती थी। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सर मैंने JN पांडे पढ़ा था, जूरिस्प्रूडेंस के लिए मैंने ND प्राजपे के जो नोट्स बनाए थे अपने LLB के दौरान, वही मेरे लिए सफिशिएंट रह गए थे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए थे, और केस लॉज में जो भी मतलब इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं वही आते हैं, तो आप जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं, पुराने भी और नए भी, उनको आप मतलब उनके फैक्ट्स क्या थे, उनमें क्या हेल्प हुआ, वो आप रख लीजिए मतलब लिख के बिल्कुल, और उन्हीं को आप बार बार रिवाइज कीजिए। उत्तराखंड मेंस में एक पेपर होता है, आपने देखा होगा, कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल होता है, तो जी वो भी काफी परेशानी वाला होता है क्योंकि किसी और स्टेट में ये पेपर होता नहीं। उसको लेकर आपकी क्या अप्रोच रही? जी सर। सर प्रेजेंट कंप्यूटर के पेपर की तो सर बात करके मुझे रोना आता है क्योंकि सर जिस दिन एडमिट कार्ड मैंने निकाला मुझे तभी पता चला था कि कंप्यूटर का पेपर भी मेंस के साथ ही होता है। तो सर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, जो गलती मैंने की है वो कोई और एस्पिरेंट ना करे, सिलेबस ध्यान से देख ले। मेरे पास सर जो सिलेबस था उसमें कंप्यूटर का सिलेबस इंटरव्यू के बाद था, तो वहां से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि कंप्यूटर का इंटरव्यू के बाद होता है क्या। इस वजह से मैं बिल्कुल चिल थी कि कंप्यूटर का तो पढ़ना ही नहीं है। फिर जब मैंने एडमिट कार्ड निकाला 7-8 दिन पहले मेन से, तब पता चला कि कंप्यूटर का भी है। तो सर स्टार्टिंग में तो थोड़ा मैं डर गई थी, फिर मैंने फ्रेंड से बात की कुछ, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन चले जाओ। फिर मैं सर कंप्यूटर ज्वाइन किया, 3 दिन में कंप्यूटर सेंटर गई, पर वही डर था कि होगा कि नहीं, क्योंकि सर अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपकी मेंस की कॉपी चेक नहीं होती है, मतलब आपको क्वालिफाई करना होता है वो। तो सर मैंने इसके लिए किया था, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे कंप्यूटर के ही 5-6 साल के, मैंने सारे सॉल्व किए थे खुद से, यूट्यूब से सर्च करके कि कैसे कैसे इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है। पर फिर सर उसी से मेरे 70 मार्क्स आ गए थे सर। वेरी गुड। अच्छा, अब आपका मेंस निकल जाता है, मेंस के बाद बारी आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या क्या किया? मॉक इंटरव्यू दिए? किस तरह से अपने आप को आपने रेडी किया इंटरव्यू के लिए? जी सर। सर जैसा कि मैंने बताया, मेंस तक आप खुद से कर सकते हैं सेल्फ प्रिपरेशन, बट जब इंटरव्यू की बारी आती है आपको किसी की गाइडेंस की, मॉक इंटरव्यू की बिल्कुल जरूरत पड़ती है। तो सर मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे सर, आपके यहाँ दिया था, और सर बाकी 2-3 जगह मैंने और मॉक इंटरव्यूज दिए थे सर। और इसके अलावा मेरी फ्रेंड है मेघा, सर उसने मेरा खुद से मॉक इंटरव्यू लिया था सर, वो भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही है, मैं उनके साथ ग्रुप स्टडी करती थी मेघा और प्रतिमा के, तो उन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने बोल दिया था कि बस मेरी फ्रेंड तो जज बन गई, हमें बताया मेरा मॉक चलिए। इंटरव्यू लेके उन्होंने ऐसा बोला था। अच्छा, रियल इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन याद आ रहे हैं आपसे? क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? जी जी सर। सर मेरा मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था मुस्लिम लॉ से, मुस्लिम लॉ में काइंड्स ऑफ मैरिज कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की सिस्टर से मैरिज कर लेगा वो कैसी मैरिज होगी, इस तरीके से सर। करंट के सर 2 क्वेश्चंस थे, एक तो यूसीसी पर पूछा था सर, दूसरा जो उस टाइम पर 100% वेरिफिकेशन ईवीएम का जो जजमेंट आया था 2 दिन पहले, उसके रिगार्डिंग पूछा था कि क्या कोई अभी जजमेंट आया है, तो सर मैंने वो पढ़ा था, मैंने बता दिया था। उसके अलावा सर एविडेंस एक्ट से पूछे गए थे काफी सारे, एविडेंस की वैल्यू को लेकर कि एक्सपर्ट एविडेंस जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है उसकी क्या एविडेंस की वैल्यू होती है, लास्टिन थ्योरी की, मतलब सर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए थे, उसके बेस पर बताना था वहाँ पर। वेरी गुड। अच्छा,
अब आपका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन में आप किसे समझते हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान आपकी सफलता में किसे देना चाहेंगे श्रेय? जी सर, सबसे पहले तो भगवान जी को सर, भोले भगवान जी, उन्होंने भोलेनाथ ने सर मेरा बहुत साथ दिया है। इवन मेरे जितने भी रिजल्ट आए वो सोमवार के दिन ही आए हैं सर। तो मुझे लगता है भोले बाबा का मुझ पर आशीर्वाद रहा है। उसके बाद सर मेरे माता-पिता, मेरा परिवार, मेरे गुरुजन और मेरे दोस्त। वेरी गुड। अच्छा, आप और आने वाले जो जूनियर्स हैं आपके, आपको वीडियो देखकर या आपसे फिर मोटिवेट होकर जज बनने की तैयारी की सोचेंगे या तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? जी सर। सर मेरा मैसेज यही है कि आप घबराइए मत। अगर आपकी स्टडी के दौरान कोई मुसीबतें, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो आप घबराइए मत, डट कर सामना कीजिए उनका, कंसिस्टेंसी को मत खोइए। अगर आपको लग रहा है कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। सभी एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी सामने परेशानियाँ आती हैं। बस उनमें और आप में डिफरेंस ये होगा कि वो उस परेशानियों को लेकर बैठे रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सर मुसीबतें उन्हीं के साथ आती हैं जिनको कुछ मिलना होता है। मेरा ये मानना है अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं सामने तो इसका मतलब बस यही है कि आपकी कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। तो सर मैंने यही सोच रखा था कि निगाहें अपने लक्ष्य पर रखूँगी और अपने पैर जमीन से नहीं हटाऊँगी। मतलब अपनी जो भी मेरी पारिवारिक स्थिति है वो है उसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ती रहूँगी कि मैंने क्यों शुरुआत की थी यहाँ पर आने की। तो उससे सही सर बात है। डिमोटिवेशन भाग जाएगा। वेरी गुड। तो काजल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड मैं सत्येंद्र पूरे टारगेट फॉर आईक्यू परिवार की तरफ से आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूँ एंड थैंक भविष्य यू के लिए वेरी मच। शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरीके से निरंतर आप ऊंचाइयां छूते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर।